हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर। इसके अंतर्गत हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की शैक्षिक धाराएं पढ़ रहे हैं और शैक्षिक धाराओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोजनवाद को। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रयोजनवाद में भी हम भूमिका पढ़े हैं, शिक्षा का अर्थ पढ़े हैं, पाठ्यक्रम संबंधी सिद्धांत पढ़े हैं। आज हम आगे चलते हैं और देखते हैं शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ मतलब प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधियाँ। जिस प्रकार से हम पाठ्यक्रम को पढ़े कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधि, प्रयोजनवाद जो है वह है किसी भी एक पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान नहीं करता है और वह चाहता है कि जिस प्रकार से जीवन मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार से कोई एक विषय ना पढ़ करके हम क्या करें, जब भी जीवन मूल्य बढ़ें, हमारी आवश्यकताएं बढ़ें, हमारी योग्यताएं बढ़ें, तो हम विषयों को चेंज करते रहें, पढ़ते रहें और सत्यता की जांच करते रहें। उसी प्रकार से ये प्रयोजनवाद ढेर सारी विधियों को ना दे करके विधि से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं और ये एक दो विधियाँ जो प्रयोजनवाद में हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो विधियों से संबंधित क्या हैं? सिद्धांत है। शिक्षण विधियों से संबंधित क्या हैं? ये सिद्धांत हैं। जिस प्रकार से पाठ्यक्रम के सिद्धांत थे उसी प्रकार से शिक्षण विधियों के भी सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला है अनुभव केंद्रित सिद्धांत। उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है बाल केंद्रित सिद्धांत। चौथा है सामाजिकरण का सिद्धांत। पांचवा है एकीकरण का सिद्धांत। तो ये 5 जो है सिद्धांत प्रयोजनवाद में प्रमुख हैं। कौन कौन से? अनुभव केंद्रित सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, सामाजिकरण का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत। तो क्या है ये? जिस प्रकार से हम पाठ्यक्रम को देखे थे कि रुचि, योग्यता, आवश्यकता, उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम बदलता रहना चाहिए और उसी प्रकार से उन्हीं के अनुसार हम पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को देखे थे। आज हम देखेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित भी वही जो सिद्धांत हैं वो मिलते जुलते हैं। जिसे अनुभव केंद्रित सिद्धांत ये कहता है कि बालक को उस प्रकार की शिक्षा दी जाए, बालक को इस प्रकार या उस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि जो उसे अनुभवी बनाए, अस्थायी ज्ञान प्रदान करने के तरीकों की शिक्षा दी। ऐसा तरीका अपनाया जाए कि बालक जो पढ़ाया जाए, जो बताया जाए, वह कभी भूले ना, वह अनुभवी होता जाए, प्रमाणित होता जाए, अस्थायी होता जाए। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? हम अनुभव केंद्रित सिद्धांत कहते हैं। एक बार और कि बालक को उन शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाए जिससे उसका ज्ञान क्या हो सके? अस्थायी हो सके, वह अपने क्षेत्र में अनुभवी बन सके, ज्ञानी बन सके, कभी न भूलने वाला ज्ञान अर्जित कर सके। तो उसे कहते हैं हम अनुभव केंद्रित सिद्धांत। अगला है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत।
तो विधियां वो अपनाई जाएं जो उद्देश्यपूर्ण हों। निरुद्देश्य के, बिना उद्देश्य के शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग भी हम उद्देश्य के माध्यम से कर सकते हैं कि वह तरीका अपनाया जाए जो उद्देश्यपूर्ण हो, बिना उद्देश्यपूर्ण तरीका ना अपनाया जाए। तो इसे हम कहते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। अगला है बाल केंद्रित सिद्धांत, अर्थात शिक्षण विधियां वो अपनाई जाएं जो बाल केंद्रित हों, जिसके केंद्र में बालक हों या जिसके मुख्य बिंदु पर बालक हो। बालक को ही केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाए या बालक को ही सर्वोपरि समझते हुए, सब कुछ समझते हुए शिक्षा प्रदान की जाए, उसे हम कहेंगे बाल केंद्रित सिद्धांत। चौथा है सामाजिकरण का सिद्धांत। सामाजिकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बालक को उस व्यवहारिक तरीके से पढ़ाया जाए जिससे उसके अंदर सामाजिकता आ जाए या सामाजिकता व्यवहार कुशल पूर्ण तरीके से बालक को शिक्षा प्रदान की जाए कि ताकि वो एक सामाजिक प्राणी बन सके। तो उसे हम कहते हैं सामाजिकरण का सिद्धांत। तो क्या कहते हैं हम कि बालक को व्यवहार कुशल ढंग से सामाजिकता पूर्वक शिक्षा दी जाए जिससे उसके अंतर्गत सामाजिक भावना जागृत हो सके। तो इस प्रकार की शिक्षा के सिद्धांत को क्या कहेंगे हम? सामाजिकरण का सिद्धांत। पांचवा है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत भी क्या है कि बालक के मन को केंद्र में रख करके, बालक के मन को ध्यान में लगा करके, बालक के मन को एक जगह करके शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि हम शिक्षा दे रहे हैं, बालक का मन कहीं दूसरी जगह है और कहीं दूसरी जगह टहल रहा है, घूम रहा है। तो आप जानते हैं कि मन की गति बहुत चंचल होती है। हम दिल्ली सोचने भर के हम सोचने वाले ही रहते हैं कि हमारा मन दिल्ली पहुंच जाता है। तो ये नहीं है, बल्कि क्या करें हम कि बालक के मन को इकट्ठा करके हम क्या करें? शिक्षा दें। उसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत कि एक जगह क्या है जो पढ़ाया जाए उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके बालक पढ़े, उसे कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत। तो क्या हमारा हुआ? अनुभव केंद्रित सिद्धांत हुआ कि बालक को वो विधियां पढ़ाने के लिए अपनाई जाएं जो अनुभवी बनाएं। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत कहता है कि बालक को बिना उद्देश्य का ना पढ़ाया जाए, निरुद्देश्य का ना पढ़ाया जाए, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे उसका लक्ष्य आसान हो सके। तो इसे हम कहेंगे उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत। अगला बाल केंद्रित सिद्धांत, बालक को केंद्र बिंदु में रख करके, बालक को सब कुछ समझ करके तो उसको शिक्षा दी जाए। तो इस सिद्धांत को कहेंगे बाल केंद्रित सिद्धांत कि बालक ही सब कुछ है, उसके बाद शिक्षक है, उसके बाद पाठ्यक्रम है। इस प्रकार की प्रणाली को हम कहेंगे बाल केंद्रित सिद्धांत। चौथा है सामाजिकरण सिद्धांत। बालक को व्यवहार कुशल ढंग से एक सामाजिक व्यक्ति बनाते हुए उसको शिक्षा दी जाए, इसे कहेंगे हम सामाजिकरण का सिद्धांत। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। कहता है कि बालक के मन को केंद्र में रख करके, बालक के मन को ध्यान में लगा करके, बालक के मन को एक जगह एकत्रित करके जो शिक्षा दी जाती है उसे कहते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत। तो ये 5 जो हैं शिक्षण विधियों से संबंधित सिद्धांत हैं। इसके अलावा इस काल में, इस वाद में, प्रयोजनवाद में जो अमेरिका के प्रमुख विचारक रहे किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने एक विधि दिया जिसे योजना विधि के नाम से जानते हैं, प्रोजेक्ट विधि। अथवा योजना विधि। ये विधि इस काल की सर्वप्रमुख विधि थी। इसमें होता क्या है? इसमें 5 स्टेप होते हैं और इन स्टेप को देखते हैं। पहले यहाँ लिख लेते हैं। किलपैट्रिक ने योजना या प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि के नाम से भी इस विधि को जानते हैं हम। तो इसमें जो 5 स्टेप होते हैं, 5 चरण होते हैं जिसके माध्यम से संपूर्ण समस्याओं का हल किया जाता है,
प्रारूप बनाए जाते हैं, योजना बनाए जाते हैं, स्वरूप बनाए जाते हैं, वो 5 हम स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है समस्या की जानकारी, या जिसे कहते हैं या पहचान। दूसरा है समस्या की तथ्यों का विश्लेषण, या जिसे कहते हैं व्याख्या। तीसरा है परिकल्पना निर्माण, जिसे कहते हैं समस्या समाधान के लिए चिंतन। नंबर 4 परिकल्पना का चयन। उसके बाद 5वां है प्रयोग। तो ये इसके, या हम इसे कहेंगे मूल्यांकन। ये 5 स्टेप हमारे हैं किसके? प्रोजना विधि, प्रायोजना विधि, योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि के, जिसे किलपैट्रिक ने दिया था। और इसने कहा कि ये 5 तरीके अपना करके लगातार ये 5 तरीके स्टेप बाय स्टेप क्रम वाइज अपना करके हम किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं या किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो क्या है? पहला पॉइंट है समस्या की जानकारी या पहचान। जो हमें पढ़ना है या जो समस्या हमारे अंतर्गत आई है, पहले उस समस्या की हम जानकारी करें। आखिर ये समस्या किस हद तक हमारे लिए जो आई हुई है हमारे लिए जानकारी का विषय बनती है, तो उसकी हम पहचान करें, उसकी जानकारी करें, हर एक पहलुओं को जानें। तो ये कहता है समस्या की जानकारी करना। दूसरा है समस्या के तत्वों का विश्लेषण करना, कि समस्या किन किन तरीकों से हमारे अंतर्गत आई हुई है, हमें पढ़ना किस किस तरीके से है, उसकी क्या करें, हम विश्लेषण करें, व्याख्या करें। एक एक पार्ट को हम ध्यान पूर्वक क्या करें? व्याख्यायित करें या विश्लेषण करें, उसे कहेंगे हम समस्या के तत्वों का विश्लेषण करना। उसके बाद जब हम इतना कर लेते हैं, हमें जानकारी हो जाती है समस्या की, उसके बाद समस्या को हम डिवाइड कर देते हैं, कई टुकड़ों में बांट देते हैं, और बांटने के बाद हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे या समस्या समाधान के लिए एक चिंतन करेंगे, तो उसे हम कहेंगे कल्पना या परिकल्पना का निर्माण करना। कि समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है, विभिन्न पहलुओं में उसे विश्लेषित करके सोचेंगे कि ये तरीका अपनाएं, कि यह तरीका अपनाएं, कि तीसरा तरीका अपनाएं, कि चौथा तरीका अपनाएं, इसके समाधान के लिए कितने तरीके हो सकते हैं, सबको हम क्या करें? अपने विचारों में लाएं, चिंतन करें, सबके बारे में सोचें। उसके बाद है चौथा परिकल्पना का चयन करा। जब सबके बारे में हम सोच लेंगे तो उसी जब ढेर सारे समस्याओं के हल हमारे मस्तिष्क पर आने लगेंगे, तो उसी हल में से क्या करेंगे? किसी एक हल का चयन कर लेंगे कि नहीं, इस प्रकार से समस्या का हल हो सकता है, इस प्रकार से नहीं हो सकता, इसमें अड़चनें आएंगी। तो जिस प्रकार से हो सकता है उसका चयन करके फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? उसका मूल्यांकन कर लेंगे, उसकी कीमत की जांच कर लेंगे, उसका हम प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से समस्या का हल हो जाएगा। तो क्या हमने सीखा? पहले समस्या की जानकारी करें, फिर समस्या को व्याख्यायित करें, उसे टुकड़ों में बांट दें। टुकड़ों में बांट करके हम क्या करें? समस्या समाधान के लिए अनेक बिंदुओं की तरफ सोचें, अनेक बिंदुओं से सोच करके किसी एक तरीके को क्या करें? हम चयन कर लें या अपना लें, उसके बाद उसका मूल्यांकन कर लें, प्रयोग कर लें। इस प्रकार से समस्या का हल हो सकता है। इसके अलावा जो शिक्षण विधियाँ थी वो आर्मस्ट्रांग की खोज विधि थी।
आर्मस्ट्रांग की खोज विधि, या जिसे ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं। इस विधि को भी प्रयोजनवाद में मान्यता मिली थी। तो यह विधि विज्ञान विषयों के लिए उपयोगी होती है। खोज करके सत्यता की जांच की जाती है, या सत्य क्या है उसकी जांच के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क या खोजें रखी जाती है। इस विधि को कहा जाता है खोज या ह्यूरिस्टिक विधि। अगले दिन हम पढ़ेंगे इसका अगला भाग।